नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। किसानों के प्रदर्शन के आगे केंद्र झुक ही गया है। दिल्ली के बुराड़े में प्रदर्शन की इजाजत किसानों को दे दी गई है। सिंघू बॉर्डर पर अभी भी फिलहाल प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें कि आज सुबह 8 बजे होगी किसान नेताओं की बैठक। इसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने प्रदर्शन खत्म करने की अपील की है। इसके अलावा आपको बता दें कि जगह जगह से मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मेरठ, हर जगह से किसान आए हुए हैं और आज भी हजारों की संख्या में किसानों के दिल्ली पहुंचने के आसार हैं। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। हालांकि कृषि मंत्री बार बार किसानों से यही अपील कर रहे हैं कि वो प्रदर्शन को खत्म कर दें, क्योंकि बातचीत से ही समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन किसानों ने भी साफ कर दिया है कि बदलाव करने ही जरूरी होंगे, उसके बाद प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। और एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। इधर भारतीय किसान यूनियन आज दिल्ली कूच करने जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के समर्थन में ये कूच कर रहे हैं दिल्ली और मेरठ में रुके हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता। कल पश्चिम यूपी में इन्होंने प्रदर्शन किया था और आज इनका दिल्ली कूच है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी से रूबरू आपको करा रहे हैं। फिलहाल भारतीय किसान यूनियन के नेता मेरठ में रुके हुए हैं और आज वो दिल्ली कूच करेंगे, क्योंकि कल पश्चिम यूपी में उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था। हरियाणा और पंजाब के किसानों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन के नेता ये प्रदर्शन करते हुए आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। और इधर आपको बता दें कि नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। पंजाब और हरियाणा से किसानों का जत्था 2 दिन पहले दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, लेकिन किसानों को दिल्ली में आने से रोक दिया गया था। हालांकि किसान दिल्ली जाने पर लगातार अड़े रहे, लिहाजा उनकी जिद के आगे सरकार झुकी और उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत दे दी गई। लेकिन इससे पहले दिन ही दिल्ली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी रहा। पंजाब और हरियाणा से आए किसान दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये दिन की प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात कल बने हुए थे। और दूसरी तस्वीर रात की भी हम आपको दिखा रहे हैं। रात में विश्राम किसानों ने किया, लेकिन प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है। किसान पूरी तरह से आर पार की लड़ाई के मूड में है और अब जिस तरह से सरकार की तरफ से इजाजत दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं बड़ी राहत तो जरूर मिली होगी किसानों को, क्योंकि इन्होंने भी साफ कर दिया था सिचुएशन कुछ भी हो, वो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसीलिए लगातार किसान डटे रहे, हर परिस्थिति का सामना किया। वाटर कैनन का इस्तेमाल उन पर किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन उन परिस्थितियों का किसानों ने पूरी तरह से सामना किया। और उधर दिन भर प्रदर्शन के बाद किसान रात में विश्राम कर रहे हैं और इस दौरान वो योजना बनाने में भी जुटे रहे। रिपोर्ट देखिए। ये सिंघू बॉर्डर है, लगातार यहाँ पर स्थिति उग्र बनी रही। इस वक्त जो आप यहाँ की स्थिति देख रहे हैं, ये बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं। लगातार यहाँ पर जवान जो हैं वो तैनात हैं और किसी भी किसान को यहाँ से आगे जाने की परमिशन आज नहीं दी गई। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा ये कहा गया कि उनको बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं सिंघू बॉर्डर पर वो देखने को नहीं मिला। इस वक्त की स्थिति में आपको बता दूं, तमाम किसान जो अलग अलग संगठन से जुड़े हुए हैं, जो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से आए हैं, वो इस वक्त भी इस सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और वो यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब 500 से ज्यादा किसान संगठन एक साथ यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको क्योंकि आगे जाने की परमिशन नहीं दी गई, इसके चलते कहीं ना कहीं ये किसान यहीं पर ही आकर डट गए हैं। अब साफ तौर पर यहाँ से आगे जाने के लिए ये जो बैरिकेडिंग्स आप देख रहे थे, उसको खोलना पड़ेगा और ऐसी स्थिति लग रही है कि ये बैरिकेडिंग जब तक नहीं खुलेंगे, इनके जो ट्रैक्टर्स हैं, इनकी जो ट्रॉलीज हैं, वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएंगी। ये सिंघू बॉर्डर का आप दृश्य देख सकते हैं। लगातार किलोमीटर लंबी यहाँ पर लाइनें हैं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में किसान लगातार यहाँ सवार हैं। कोई भी यहाँ से आगे अभी तक नहीं बढ़ा हुआ है। लगातार यहाँ से किसान डटे हुए हैं और आगे जाने की बात नहीं कर रहे हैं। कई किसान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और बात भी करेंगे। आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। हम अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरमुख सिंह है। हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप ये बताइए कि जब आपको आगे दिल्ली जाने की परमिशन दे दी है, तो आप फिर भी यहाँ पर क्यों डटे हुए हैं अभी? हम इसलिए डटे हुए हैं कि हम अंदर जाएंगे तो विद ट्रॉलियों के साथ और सिस्टम के साथ आएंगे, जब जितनी दूर से हम आए हैं। और जितने हमारे संगठन हैं, हम बैठ के बात करेंगे। पंजाब के और हरियाणा के संगठन हम सारे मिलके ही जो है
तय करके ही वहाँ अंदर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे जिस तरह से हमारी बात नहीं मानी जाती। तो आप लोगों को क्या बोला गया है, क्योंकि दिल्ली के लिए टीकरी बॉर्डर और जो अन्य बॉर्डर है वहां से तो किसान आगे चले। जैसा कि सरकार जंतर मंतर रामलीला मैदान में कोई भी प्रदर्शन होता है तो करती है। किसान कह रहा है कि हमको या तो जंतर मंतर पे भेजा जाए या तो रामलीला मैदान में भेजा जाए, जहां पर हमेशा कार्यक्रम होते हैं, जहां पर आंदोलन होते हैं। और सरकार ये कह रही है कि केवल 500 ट्रैक्टर अंदर आ जाए। जब 20,000 ट्रैक्टर आया हुआ है तो 500 ट्रैक्टर जाके क्या करेगा? जाएगा तो पूरा किसान जाएगा, और नहीं जाएगा तो पूरा किसान यहीं पर बैठ के आंदोलन करेगा और सरकार को यहीं पर आना पड़ेगा। सरकार किसानों के साथ धोखा पहले करते रहे, हम विश्वास ही नहीं कर सकते मोदी सरकार पे, जो हर वक्त वो किसानों को गुमराह करती है। जब लॉकडाउन हुआ है उसमें ऑर्डिनेंस लाने की ऐसी क्या जरूरत थी उनको? और इतना तानाशाह पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा है। इस तरह से बुलाया जाता है, पानी की बौछार चलवा के बुलाया जाता है, आंसू के गैस के गोले मार के बुलाया जाता है। आज हमने वार्ता करनी थी तो जिस दिन किसान ने आंदोलन के लिए कूच किया था उसी दिन सरकार को वार्ता के लिए बुला के वार्ता कर लेनी चाहिए थी और सकारात्मक काम करना चाहिए था। किसानों के ऊपर लाठियां चलवाएंगे, कल हम लोगों को जंतर मंतर से उठा के जेल में डाल दिया। सिंगू बॉर्डर की स्थिति अभी क्या रहने वाली है? किसान यहीं पर ही डटे रहेंगे? बिल्कुल, यहीं के सारे संगठन जितने भी पंजाब के और हरियाणा के संगठन है, सबों ने एक ही बात कर ली कि हम आगे नहीं जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसान यहाँ पर ही आज रात को डेरा डालने वाले हैं और कल सुबह लगातार तीसरे दिन किसान दोबारा यहीं पर सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन करेंगे। इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य नायर ने भी किसानों के बीच जाकर हालात का जायजा लिया। उत्तर भारत में हुए किसान आंदोलन का दूसरा दिन है। मैं सिंगू बॉर्डर पे खड़ा हूं और अब शाम का वक्त हो चुका है। दिन भर इस पूरे एरिया में काफी तनाव भरा हुआ था। टीयर गैस शेल्स चले हैं, पानी वाटर कैनन से जितने भी किसान हैं उन पे हमला हुआ है। दिल्ली पुलिस ने किसानों पे वाटर कैनन तक इस्तेमाल किया है। अब शाम के वक्त यहाँ पे जितने भी किसान हैं जो सिंगू बॉर्डर पे है वो सेटल इन कर चुके हैं। वो अब तैयारी इस पे है कि कैसे कैसे खाना बनाया जाए और खाना जितने भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी किसान हैं, उनको सबको खाना पहुंचे। तो उसी को देखने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे खाना बांटा जा रहा है लोगों के बीच में। उसके अलावा जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी है उनके भी काफी सारे मेंबर्स और उनके भी वैन्स जो है खाने से भरे हुए वो पहुंचे हैं यहाँ पर, ताकि इन जितने भी यहाँ पे फार्मर्स हैं जो पंजाब और हरियाणा से हैं उन सबकी मदद हो पाए। जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तैयारी के साथ है। यहाँ पे बार बार यही बात उठ रही है कि जितने भी फार्मर्स हैं यहाँ पे एक राशन लेकर आए। उनका कहना यह है कि हम 1 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए और जो अपनी ये कर रही लड़ाई है, ये एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी में आए हैं। तो आज दूसरा दिन अब माना जा रहा है कि कल भी ये प्रोटेस्ट आगे कंटिन्यू करेगा और इन सब फार्मर्स का कहना यही है कि अगले 1 महीने तक इनके पास राशन है। 1 महीने तक जब तक इनकी बात नहीं मानी जाती, जब तक इनकी सारी जो भी डिमांड्स हैं उसको पूरा नहीं किया जाता, तब तक ये लोग अपनी लड़ाई को आगे लड़ने के लिए तैयार हैं। आप देख पाएंगे कि सब एक एक करके अपनी अपनी जगहों पे सेटल कर रहे हैं और एक एक करके सब अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। और उधर बीजेपी ने यह दावा किया है कि किसान आंदोलन के नाम पर कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। लगातार उग्र होता चला जा रहा है। तो वहां टिकैत साहब ने भी कहा कि हम उनके समर्थन में हैं। गैर बीजेपी राज्य भी जो उनके साथ। देखिए, ये हमारी मोदी जी की जो सरकार है, जनता ने जब जनादेश दिया तो पहला संकल्प इस सरकार का क्या था? किसानों की आय को दुगनी करना है। संकल्प क्या था कि हम कृषि प्रधान देश के साथ साथ कृषक प्रधान देश बनाएंगे। संकल्प क्या था कि अन्नदाताओं के साथ साथ अन्न के साथ साथ अन्नदाताओं की भी चिंता हमें करनी है। और आप देखें तो जो कांग्रेस के लोग बहुत ही लंगतरानी कर रहे हैं, जो ऐसे इस तरह के बयान बहादुर पैदा हुए हैं, वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि 12,000 करोड़ का उनके समय में बजट था, आज 34,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हो चुका है। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मोदी जी ने आने के बाद किसान सम्मान निधि के माध्यम से लाखों करोड़ों किसानों को इसका लाभ पहुंचाया। वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि जो कृषकों की आय दुगनी के करने की दिशा में, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में जो काम हुआ हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए काम हुआ हो, या और भी तमाम जो महत्वपूर्ण काम है, वो नहीं बता पा रहे हैं। बस एक कृषि बिल लेके चल रहा है जिसमें कि किसानों के हितों का बिल है,
बिचौलियों के खिलाफ ये बिल है। तो आखिर जो नाराजगी किसानों का, उनका ये कहना है कि लगातार जो हम सीधे माल अपना बेचने का होता है जरिया, यानी MSME, वो नहीं हो पा रहा, उससे बड़ी तकलीफ हो रही है, डायरेक्ट हम नहीं जा पा रहे हैं। हमें किसानों से कोई शिकायत नहीं है, हमें शिकायत उन लोगों से है जिन्हें खास से कृषि नहीं पता, जिन्हें खास से खेती का नहीं जानकारी है, जिन्हें फास से फसल नहीं जानते हैं। हमें तो शिकायत उन लोगों से है जो आलू और अंडे का फर्क नहीं जानते, जो बैगन और बर्गर का फर्क नहीं जानते, जो गन्ने का और गुड़ का फर्क नहीं जानते, जो प्याज और पिज्जे का फर्क नहीं जानते। हमें उनसे शिकायत है, वो किसानों के हितों पर जो है वो प्रवचन दे रहे हैं। हम किसानों के साथ हमेशा बात करने में विश्वास करते रहे हैं और कभी भी किसी तरह का कंफ्यूजन है बात उससे हल हो जाएगा। कृषि बिल किसानों के हित का बिल है और हाँ, बिचौलियों के खिलाफ बिल है। तो क्या लग रहा है, जिस हिसाब से ये आंदोलन चल रहा है, क्या इसका कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या जो उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं वो शांत होंगे? जो लोग जिनको जो है वो गुमराह करके इस तरह के आंदोलन कराए जा रहे हैं, वो भी इस बात को समझेंगे और समझ रहे हैं। तो चलिए ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं एक अनोखे गिफ्ट की। शादी में मेहमान दूल्हा दुल्हन को कुछ न कुछ तोहफा जरूर देते हैं। कुछ मेहमान कई तरह के क्रिएटिव गिफ्ट्स भी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी शादी में किसी को AK-47 गिफ्ट करते हुए सुना है? नहीं ना। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। क्योंकि वहां दूल्हे को उसकी सास ने AK-47 गिफ्ट कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि शादी समारोह में एक महिला दूल्हे का माथा चूमती है और फिर तोहफे में उसे राइफल देती है। हालांकि वीडियो में लगा कि दूल्हा इस अनवांटेड गिफ्ट के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब अचानक उसके सामने राइफल आ जाती है तब वो मुस्कुराकर उसे ले लेता है। इस दौरान शादी में मौजूद मेहमान हैरान हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो खुशी में शोर मचाने लगते हैं। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो पाकिस्तान के कराची में रहने वाले आदिल एहसान नाम के ट्विटर यूजर ने 25 नवंबर को पोस्ट किया है, जिसमें सुनाई पड़ रही मेहमानों की आवाज से ये भी पता चल रहा है कि उन सब के लिए ये एक उपलब्धि की बात है। इसीलिए वो दूल्हे को बार बार बंदूक कैमरे में दिखाने को कह रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कहां का है, कब का है, इसकी पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान और भारत सहित कई अन्य देशों में शादियों और अन्य समारोहों के दौरान बंदूक से हवाई फायर किए जाते हैं। ऐसा लोग खुशी में करते हैं, जो कभी कभी दुर्घटनाओं, लोगों को मारने और घायल करने का कारण बनती है। लेकिन किसी को ऐसा गिफ्ट, और वो भी सास दे, कम ही देखने को मिलता है। और अब बात बड़ी खबर की करेंगे। जिला विकास परिषद चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पहले चरण में 43 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है और इसी के साथ 1427 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर आज लगी हुई है। 2146 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है। 22 दिसंबर को इसके नतीजे आने हैं और दोपहर 2 बजे तक यहां पर वोट डाले जा सकेंगे। ये बड़ी खबर है। इस वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है और चुनाव के चलते पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन इस चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को आने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी से इस वक्त रूबरू आपको करा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। हालांकि आज पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहां पर मतदान किया जा रहा है। बिल्कुल, तो चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ चुके हैं जम्मू से। अजय, DDC का चुनाव हो रहा है, बेहद अहम है ये चुनाव, और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ये भी बताइए। अब तक कितने लोग आ रहे हैं वोटिंग के लिए? क्या लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए? क्योंकि देखिए, इस चुनाव में कहीं ना कहीं आतंकियों की और पाकिस्तान की नजर है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और खासतौर पे जम्मू कश्मीर में ये चुनाव पहले जा रही है। इस वक्त हम हैं अखनूर, वहां पर एक पोलिंग स्टेशन बनाया गया है स्कूल में, और जहां तक आपको बता दूं कि सुबह सुबह का समय है और सुबह सुबह अपने आप में इस इलाके में, क्योंकि ये दरिया के किनारे का इलाका है और यहाँ पर कड़ाके की ठंड होती है, मगर उसके बावजूद भी लोग जागरूक हैं और लोग देखें
सुबह तड़के यहाँ पर जो है वो चुनाव करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देखेंगे ठंड इतनी ज्यादा है कि अपने आप को पूरे तरीके से प्रोटेक्ट किया है, कंबल ओढ़े हुए हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए और उनका मकसद एक है कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वो घरों से निकलकर जो है वो वोटिंग कर सकें। उसके साथ साथ एक अहम चीज देखिए, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, जो कोविड चल रहा है उसकी वजह से, और उसी के कारण जो है अपने फेस पे जो है मास्क लेकर हैं, वो मास्क अपने फेस पे लगाकर अपनी प्रोटेक्शन कर रहे हैं और दूसरों को भी सुरक्षित कर रहे हैं। हाथों में वोटर कार्ड जो उनका है वो उसको साथ लिए हुए हैं। जहां तक सुरक्षा की बात करें, अगर आप देखें तो यहाँ पर बीएसएफ को जो है वो सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। बाहर से आने वाले हर शख्स को यहाँ पर चेक किया जाता है और उसके बाद जो है एलो किया जाता है। और यकीनन कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसमें भाग लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होते हैं और यही देखने को भी मिला है। मेरे साथ एक यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनसे बात करते हैं। कितने बजे सुबह उठ के निकले थे? हम सुबह 6:30 बजे आगे थे, तो 6:30 बजे आने के बाद इनके जहाँ 7 बजे पूरे पोलिंग स्टार्ट हो गई है, बड़े मजे से हमने वोट किया है। इनके जहाँ 7 बजे पूरे पोलिंग स्टार्ट हो गई है, बड़े मजे से हमने किया है। क्या लगता है ये कितना जरूरी है और किस तरह से लोगों को भाग लेना? जी अजय, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, डीडीसी के चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं और लोगों के हौसले बुलंद है, वो अपने घरों से निकल के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। मतदान केंद्र के बाहर लंबी लंबी कतारें भी दिखाई दे रही हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद आखिर काम कैसे करेगी। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में 20 जिला विकास परिषद के लिए ये चुनाव है। हर जिले में एक जिला विकास परिषद होगा, यानी कि हर जिले में जिला योजना समिति बनाई जाएगी। जिला विकास परिषद के सदस्य चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन भी चुने जाएंगे। जिला परिषद की जिम्मेदारी जिला योजनाओं और पूंजीगत खर्च को तैयार करना और उसे मंजूरी देना होगा। घाटी में चुनाव लोकल, असर इंटरनेशनल। घाटी में चुनाव है, इमरान खान को तनाव है। इमरान की साजिशें फेल, आतंकी परेशान। पाक मीडिया में जोरों पर चर्चा, वो क्यों हो रहे फेल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने की केंद्र सरकार की कोशिशें परवान चढ़ने लगी हैं और ये डीडीसी चुनाव उसी कोशिश की अगली कड़ी है, क्योंकि ये चुनाव गुपकार बनाम बीजेपी है। गुपकार अलायंस जो घाटी में फिर से आर्टिकल 370 बहाल करना चाहता है, वहीं बीजेपी का दावा है कि वो घाटी को विकास योजनाओं की धारा में आगे ले जाना चाहती है। लेकिन इससे सीमा पार पाकिस्तान की इमरान सरकार तनाव में आ गई है। कश्मीर घाटी में चुनाव इमरान की साजिशों की विफलता की कहानी जो है, वहां की मीडिया में ये चर्चा जोरों पर है कि भारत की नजर गिलगिट बाल्टिस्तान पर है और वो कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर पाते। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब आपको दिखाएंगे स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जगत की कुछ खबरें। अब इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। अगले सत्र से इंजीनियरिंग सहित सभी तकनीकी पढ़ाई क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। तेलंगाना नगर निगम के चुनाव के लिए एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर प्रचार किया। उन्होंने मालेपल्ली में लोगों से वोट मांगे। राजस्थान में जयपुर के अचरोल इलाके में हाईवे पर एक बस में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। बिजली के तार के बस से सट जाने से हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदिवे की वेस्ट मेटल से शानदार तस्वीर बनाई गई है। इस तस्वीर का वजन 1.5 क्विंटल से ज्यादा है और इसमें 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण 30 नवंबर को लगेगा। भारतीय समय के मुताबिक ये ग्रहण दोपहर 1:04 पर शुरू होकर शाम 5:22 तक रहेगा। देश के अधिकांश हिस्से में इसे नहीं देखा जा सकेगा। और अब बात बिहार की कर लेते हैं। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर आई हुई है। सुशील मोदी की आखिरकार वहां से विदाई हो गई है और बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर,
नीतीश मंत्रिमंडल में नहीं मिला था सुशील मोदी को डिप्टी सीएम का पद और 15 साल की जोड़ी आखिरकार टूट गई। बिल्कुल, ये बड़ी खबर से रूबरू आपको करा रहे हैं। आखिरकार बिहार की राजनीति से सुशील मोदी की विदाई हो ही गई है। दरअसल बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार अब बना दिया है। ये बड़ी जानकारी से इस वक्त रूबरू आपको करा रहे हैं। तो बिहार विधानसभा के अंदर राज्यपाल फागू चौहान के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर आग बबूला हो गए और उन्हें जमकर खरी खोटी भी सुनाई। नीतीश कुमार को इतने गुस्से में आज से पहले शायद ही किसी ने देखा होगा। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि तेजस्वी उनके भाई जैसे दोस्त लालू प्रसाद के बेटे हैं, इसी वजह से वो उनको सुनते रहते हैं। लेकिन अब पानी सिर के ऊपर चला गया है। नेता प्रतिपक्ष बकवास ही बोल रहा है, तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ध्यान दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप था, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। हालांकि इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और उन पर आरोप लगाया कि वो 1991 में हुई एक हत्या के मामले में शामिल हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो विषय आ चुका है। महोदय एक बात तो जाइए, आप बन जाइए नेता। तो नीतीश कुमार का गुस्सा आपने देखा, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा से भी तेजस्वी के आरोपों की जांच कराने और झूठा पाए जाने पर कार्रवाई की मांग कर डाली। इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा शुरू हुआ। हाल ये था कि सदन की कार्यवाही को स्थगित तक करना पड़ा। इतना बोलते ही नीतीश कुमार भड़क उठे और मानो कई सालों का गुस्सा तेजस्वी पर एक साथ उड़ेल दिया। ये सारे लोग एक एक बात को जानते हैं, कौन नहीं जानता है? अगर किसी बात के जानने के आधार पर अगर इसी तरह से हम चला ना, हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज 4 सीटर है, सदन में शांति बनाइए, माननीय सदस्यगण। ये सब बर्दाश्त के बाद आपने डिमांड किया वो माननीय मुख्यमंत्री जी नेता सदन बोले, और जब बोलने लगे तो आप लोग घर से सुनते नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप शांति से सुने, यही वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या कर रहे हो? हम इनको जानते नहीं। हालांकि नीतीश कुमार जब आग बबूला होकर बोल रहे थे तो सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी दल के विधायक स्पीकर के आसन तक पहुंच गए, जिस पर विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि बाद में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि नीतीश के ऊपर हत्या का जो मामला चल रहा था उसे सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया है और इस कारण इस मुद्दे को सदन में उठाना ठीक नहीं है। हालांकि शाम को सदन के बाहर नीतीश थोड़े नरम भी पड़े, लेकिन आरजेडी की तरफ से मोर्चा राबड़ी देवी ने संभाल लिया और नीतीश को करारा जवाब दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। परंपरा है उसके विरुद्ध काम करना। अगर आप कोई भी बात करो और बात गलत तो बहुत लोग अपने ऊपर से उसके खिलाफ लिख सकता है और उसके लिए कार्रवाई की बात कर सकता है। तो हम तो ये सब बात करते नहीं।
हमको कोई मतलब नहीं। हम तो यही चाहते हैं भाई, आप जानते हैं इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ असेंबली में रहे हैं, पार्लियामेंट में रहे हैं, आज यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, तो सबको पता है कि किस तरह से हम लोगों ने सदन में कार्यवाही की। और कोई बात है, आप बताइए, जब एक साथ थे 2015 में और जब रेड हुआ घर पर और उसके बाद सारी बातें आई, केस हुआ तक, तो हम लोगों ने क्या कहा था, एक्सप्लेन कर, और जब एक्सप्लेन नहीं किए तो हम हट गए और उसके बाद बीजेपी के सहयोग के साथ मिलकर के फिर हम लोग सरकार बना ली, वो अलग चीज है। लेकिन आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए भाई, हम तो यही कह रहे थे ना खाली कि अपने ऊपर जो आरोप है उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, और उसके बाद जो कुछ भी वो, हम कहाँ कहीं कोई चर्चा करते हैं, कहीं हम कहने जाते हैं कि चार्जशीटेड हैं और इन पर और आगे तक की बात हो गई। ये सब बात को क्या मतलब है, लोगों को अपना घोषित करना है, खुद चुनाव लड़िएगा तो बताइएगा नहीं कि आप पर क्या आरोप है। 24 घंटा काम करता है नीतीश कुमार का दौन, भाषण करता है लोग, इसीलिए पगला के घुसाए हुए पागल लोग। बोले कि लालू जी को हम ही बनाए और तुमको तेजस्वी हम ही बनाए। हाँ, तुमको कौन जानता था? हाँ वही, उनको कौन जानता था? ना उनको कौन जानता था? उनको कौन जानता था? देश के लोग, हम लोग का 75 आया, उनका 43 आया, जनता लात मारा उनको, हम लोग के नहीं, हम लोग के सत्ता था, सत्ता छीना गया हम लोग से। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में कुछ लोग कार चलाते वक्त पिस्टल और दुनाली बंदूक से हवाई फायरिंग करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो 25 नवंबर का बताया गया है, जिसमें देखा गया कि लग्जरी कार में कुछ लोग सवार हैं। इसी दौरान महिला थाने से चंद कदम दूरी पर गाड़ी चला रहा शख्स कार का शीशा उतारकर पिस्टल से हवाई फायरिंग करने लगा। इसके बाद पड़ोस वाली सीट पर बैठा उसका दोस्त दोनाली बंदूक में कारतूस लोड कर उसे थामता है और इस बार वो शख्स गाड़ी चलाते हुए दोनाली बंदूक से फायर करता है। एक और नीचे। चलती कार से फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए, जिससे पुलिस महकमे में अफरा तफरी मच गई। हालांकि काफी मशक्कत के बाद फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान कर ली गई है और बताया गया कि बीजेपी नेता अमित वर्मा के भतीजे आयुष वर्मा ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर फायरिंग की। लिहाजा मामला बढ़ता देख पुलिस ने आयुष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उन सभी के असलहे जब्त कर लिए गए। वहीं कार में बैठे अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक हर्ष फायरिंग का वीडियो संज्ञान में आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए वीडियो में दिख रहे दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं लाइसेंसी शस्त्र भी बरामद कर लिए गए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। भले ही सड़क पर खुलेआम फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया हो, लेकिन बीजेपी नेता के भतीजे का नाम आने से मामले में सियासत भी शुरू हो गई है और विपक्षी दल योगी राज में बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल खड़े करने लगे हैं। और उधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले पर की गई बीएमसी की कार्रवाई को गलत ठहराया है। हाईकोर्ट की बीएमसी को फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को फटकार लगाई और कहा कि नागरिकों के खिलाफ ऐसे मसल पावर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। साथ ही अदालत ने अवैध निर्माण के खिलाफ जारी किए गए बीएमसी के नोटिस को भी खारिज कर दिया और इसी के साथ निर्देश भी दिया कि नागरिकों के खिलाफ ऐसे मसल पावर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये कहा है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट को लेकर उन्हें निशाना बनाने के इरादे से की गई थी। लिहाजा कोर्ट ने कंगना को सार्वजनिक बयानों में संयम बरतने की हिदायत भी दी है। कंगना ने बीएमसी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और ऐसा इसीलिए क्योंकि बीएमसी ने 9 सितंबर को कंगना के पाली हिल में मौजूद बंगले में बने ऑफिस के कई हिस्सों को अवैध करार देते हुए तोड़ दिया था, वो भी शॉर्ट टर्म नोटिस में, जिस पर कंगना ने बीएमसी से 2 करोड़ रुपए हर्जाना मांगा था। हालांकि हाईकोर्ट ने नुकसान का पता लगाने के लिए सर्वेयर नियुक्त भी किया है। उन्होंने मार्च 2021 तक उन्हें रिपोर्ट भी अपनी सौंपनी है। और उधर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है तो ये जीत केवल उस व्यक्ति की नहीं होती बल्कि पूरे लोकतंत्र की जीत होती है। दिखाते हैं आपको। फिल्म तलाइवी की शूटिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खबर मिली है कि जो मेरे बंगले की जो इलीगल डिमोलिशन हुई थी उसका जो वर्डिक्ट है वो मेरे फेवर में आया है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारे जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की।
एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है. सो आई वांट टू थैंक ऑल माय फ्रेंड्स हु गेव मी करेज एंड टू दोज who made fun of me, lied about the illegal demolition and said that it was a legal act. No, it wasn't. I want to thank those also who played villains, because it's only because of them I can play a hero. Thank you. हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने कंगना के मामले से पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये बीएमसी की कार्रवाई है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है. साथ ही लगे हाथ एक बार फिर उन्होंने कंगना पर निशाना साधा. इस तरह से महाराष्ट्र का, मुंबई का अपमान एक लड़की करती है यहाँ आकर, उसको पॉलिटिकल समर्थन कुछ लोग देते हैं. ये कौन से कानून की किताब में लिखा है? अगर किसी जज साहब का किसी कोर्ट के बारे में हम अभद्र टिप्पणी करें तो उनके अवमान होता है, क्या कंटेम्प्ट होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, उनकी प्रतिष्ठा पर आंच आती है. तो क्या हमारे बारे में, मुंबई के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई पुलिस के बारे में कोई व्यक्ति इस तरह से अभद्र टिप्पणी करे, बात करे, तो ये सभी को प्रतिष्ठा नहीं है, उनका कंटेम्प्ट नहीं होता, उनकी बदनामी नहीं होती. और इसी बीच एक बड़ी खबर, एनसीपी विधायक भारत भालके का कोरोना के चलते निधन हो गया है. पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में उनका निधन हुआ है. आपको बता दें कि सोलापुर की पंढरपुर सीट से विधायक थे भारत भालके. बिल्कुल, ये बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं. एनसीपी विधायक भारत भालके का कोरोना की वजह से निधन हो गया है. दरअसल पुणे के रूबी हॉल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वहीं पर उनका निधन हुआ है. महाराष्ट्र के सोलापुर की पंढरपुर सीट से दरअसल विधायक थे भरत भालके, जिनका कोरोना की वजह से निधन हो गया है. एनसीपी विधायक है भरत भालके, जो कोरोना से पीड़ित थे, लंबे वक्त से इलाज चल रहा था, लेकिन इसी बीच उनके निधन की खबर सामने आ रही है. और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 वैक्सीन सेंटरों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करेंगे. अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाना है, दौरा करना है. आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये वैक्सीन जल्द ही मार्केट में आ सकती है. बिल्कुल, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरा करने वाले हैं इन वैक्सीन सेंटर्स का. और इसके साथ साथ देखिए, अहमदाबाद जाएंगे, पुणे जाएंगे और हैदराबाद जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. और इधर देश में कोरोना के मामले एक बार फिर लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में कोरोना वैक्सीन से सभी को बेहद उम्मीदें हैं. वहीं इसी बीच पीएम मोदी शनिवार को कोरोना वैक्सीन की तैयारियों की आज समीक्षा करेंगे. बिल्कुल, इसको लेकर वो आज कोरोना वैक्सीन के 3 बड़े केंद्रों पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद का दौरा भी करने वाले हैं. देखिए, जिस तरह से इसी बीच पीएम मोदी जिस तरह से आज वैक्सीन की जो तमाम तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करते हुए भी नजर आएंगे. पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे. यहां ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड का ट्रायल किया जा रहा है. हालांकि इसके अलावा पीएम अहमदाबाद में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जायकोवोडी का ट्रायल कर रही कंपनी जायडस कैडिला के केंद्र का भी दौरा करेंगे. इसके साथ ही पीएम मोदी हैदराबाद जा सकते हैं, जहां भारत बायोटेक का ऑफिस है और भारत बायोटेक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन तैयार कर रही है. बिल्कुल, अपनी यात्रा के दौरान देखिए पीएम मोदी तीनों वैक्सीन निर्माता कंपनियों से इसकी तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे और वैक्सीन के वितरण को लेकर रणनीति बनाने को लेकर भी बातचीत वो करेंगे. देश में फिलहाल 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है. इनमें ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, भारत बायोटेक की वैक्सीन और जायडस कैडिला की वैक्सीन शामिल है. ये तीनों वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरण में भी है. और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना रनौत के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को कड़ी फटकार लगाई है. रिपोर्ट देखिए. मुंबई में कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ पर बीएमसी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि बीएमसी की कार्रवाई अधिकारों का दुरुपयोग था. चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर रांची हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होगी.
पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और परिवहन मंत्री शुवेंदु अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसी अटकलें हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में डीडीसी का चुनाव 8 चरणों में कराया जाएगा। ये चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर के बीच करवाए जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। गुजरात के राजकोट में एक निजी कोविड अस्पताल में भीषण आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई। कई मरीज झुलस गए, जिन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भारतीय नौसेना का ट्रेनी एयरक्राफ्ट MiG-29 क्रैश होकर अरब सागर में गिर गया। 2 पायलटों में से एक को खोज निकाला गया है। इस घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैदराबाद के दौरे पर पहुंचे और निकाय चुनाव के लिए एक रोड शो भी किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ को देखकर नड्डा बोले कि ये इस बात का साफ संदेश है कि यहां अब बीजेपी के आने की बारी आ गई है। नड्डा ने यह भी कहा कि हम सब मिलकर इस चुनाव को पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और यहां कमल खिलाकर हैदराबाद को विकास की नई ऊंचाइयों में ले जाने का काम करेंगे। संख्या में आप सब आए हैं, ये अपने आप में केसीआर को संदेश दे रहा है कि तुम्हारे जाने की बारी आ गई है और भारतीय जनता पार्टी के आने की बारी आ गई है। मित्रों, इस बारिश में भी आप सब लोग ग्रेटर हैदराबाद के विकास के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कमल खिलाने के लिए आतुर हैं। आप सिरे से भ्रष्टाचार को नकार रहे हैं और आप मोदी जी के नेतृत्व वाले विकासवाद को बढ़ाने का काम हैदराबाद में कर रहे हैं। आपको कोटि कोटि नमस्कार, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, हम सब लोग मिलकर इस चुनाव को पूरी ताकत से लड़ेंगे, पूरी शिद्दत के साथ लड़ेंगे और यहां कमल खिला करके हैदराबाद को एक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, किसी ने प्रश्न उठाया, नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉरपोरेशन के चुनाव में आ रहा है। मित्रों, पार्टी को और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, पार्टी के विकासवाद के नारे के लिए जहां भी जाना पड़ेगा हम जाने के लिए तैयार हैं और विकास को ले जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए आपके बीच में हम भी साथ चलेंगे। हम सब लोग इस रोड शो के माध्यम से हैदराबाद की जनता से निवेदन करेंगे कि हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर वार्ड में कमल खिले और कमल को ताकत मिले। यही मैं कहने आया हूं। और बिल्कुल अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट जगत की खबरों की, क्योंकि सिडनी में खेले गए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे मुकाबले में भारत को हार का स्वाद चखना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 66 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 375 रन का टारगेट दिया था। जवाब में भारतीय टीम 50 ओवरों में 8 विकेट पर 308 रन ही बना पाई। जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। 29 नवंबर को इसी मैदान पर दूसरा मैच खेला जाएगा। भारत की ओर से हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 90 रन की पारी खेली तो वहीं शिखर धवन ने 74 रन की पारी खेली। बंठन चली बोलो ए जाती रे जाती गाने पर 10 साल की लड़की के डांस को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। यू आर माई लव गाने पर किए गए कपल के डांस को सोशल मीडिया पर खूब लोग पसंद कर रहे हैं।